कि वैक्सीन क्या होता है। तो ये इम्यूनिटी क्या चीज। सीमा जी, कुछ ऐसे वैक्सीन मैंने सुने हैं, जैसे आई डोंट नो, बड़ी रिसेंटली सुनने में आ रहे हैं कैंसर का वैक्सीन। अगर होल इन द हार्ट है जैसे आपने अभी कहा, तो इसके क्या लक्षण हैं? जसवीरा स्टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं, और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीरा स्टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज हम स्टूडियो में वेलकम करने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा गर्ग जी को। आपने अपनी MBBS एंड MD इन बायोकेमिस्ट्री की है फ्रॉम पटियाला मेडिकल कॉलेज, और आजकल ये चीफ डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट टीकाकरण ऑफिसर भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन एक तरह से कह सकते हैं हम कि किसी भी बीमारी के कीटाणु जिनको इनएक्टिव किया हो या किल करके या उनको मॉडिफाई करके बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके रिस्पांस में बॉडी उससे बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर सेल्स बनाती है। जैसे आमतौर पे वाइट सेल्स हैं जो डिजीज़ से लड़ने में हमें क्षमता देते हैं, तो वो बनते हैं। उससे बाद में भी वो एक तरह की मेमोरी सेल्स भी बॉडी में रह जाते हैं, ताकि जब भी कभी उस बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में आएंगे तो शरीर उससे लड़ेगा, तो वो बीमारी हमारे को नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि बीमारी से पहले ही बीमारी के कीटाणु शरीर में डाल दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले कि वो खुद आ सके, हम खुद ही उनको अपने शरीर में डालें। पब्लिक हेल्थ में अगर कोई सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है वो वैक्सीन ही है। बजाय कि बीमारी हो हम उसका इलाज करें, उसमें मरीज़ को परेशानी भी हो, खर्चा भी हो, तरह तरह के टेस्ट, दवाइयाँ, प्रोसीजर हों, उससे बेटर है कि हम जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन बन चुके हैं वो शुरू के समय से ही, बचपन से ही वैक्सीन दिए जाएं, ताकि बच्चों को वो बीमारियां हो ही ना, ताकि सोसाइटी पे वो बर्डन ही ना पड़े बीमारी का। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? मतलब इम्यूनिटी, अभी आपने वर्ड यूज़ किया कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो ये इम्यूनिटी क्या चीज़? इम्यूनिटी बेसिकली शरीर की किसी भी बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति है। जो लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा रहती है। जिनको अनफॉर्चुनेटली कोई मेल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, या एड्स जैसी बीमारी होगी, उन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उनको ज़्यादातर कुछ बीमारियां हैं जो सभी एड्स पेशेंट्स को होने लग जाती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। वो जब बॉडी की क्षमता कम हो जाती है डिजीज़ से या बीमारी से लड़ने की, तब ऐसी कंडीशन में वो बीमारियां हमें ग्रस्त कर लेती हैं। तो बेसिकली हम इम्यूनाइजेशन इसीलिए करते हैं ताकि वो बीमारियां हो ही ना। ये तो हमने कोरोना के टाइम में भी देखा, और बड़ी हैरानी हुई कि वैक्सीन ने कैसे बीमारी पे एकदम से काबू पाया, कैसे इतने सारे स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना आए, अल्फा, बीटा, ओमिक्रॉन, और साथ साथ में ही वैक्सीन आते गए। और वैक्सीन के बाद भी शायद लोगों को थोड़ी बहुत बीमारी हुई, पर उससे उतनी सिवियर नहीं हो पाई। बिल्कुल, सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जाने भी बची, बहुत ज़्यादा जाने। अदरवाइज़ अगर वो फुल फ्लेज्ड तरीके से कोरोना से ग्रस्त होते तो बहुत लोगों की जान जा सकती थी। वैक्सीनेशन से ये है कि बहुत लोगों को तो बीमारी हुई ही नहीं, लेकिन जिनको हुई वो भी बहुत माइल्ड हुई, जिससे उनकी जान बच गई। बिल्कुल।
और यहाँ तक कि अगर अगर ये वैक्सीन ना आता तो हम कोरोना से कभी भी शायद विजय ना पा नहीं, सकते। फिर तो मैम एक ऐसी महामारी थी कि जिससे सैकड़ों हज़ारों, पता नहीं, इमेजिन ही नहीं कर सकते हम कि कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता। ये तो वैक्सीन ही है जो हमें बचा गई, और इंडिया ने बहुत ही जल्दी वैक्सीन प्रिपेयर कर ली और इतने देशों तक को दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा दुनिया में इससे बचाव हो पाया। बिल्कुल, और जिस दाम पे, जिस कीमत पे ये वैक्सीन आ सकी इंडिया में और पूरे देश की पॉपुलेशन को मिल सकी, वो तो वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने अभी बात की कि बच्चों को बचपन से ही, या आई थिंक पैदा होते ही वैक्सीन शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। पैदाइश में मैम 3 तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं। एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो कि पहले 24 घंटों में ही लगाना ज़रूरी है। बीसीजी का वैक्सीन जो टीबी की बीमारी से बचाता है, वो जितना जल्दी हो सके जन्म के बाद लगवा लें, लेकिन बेस्ट है कि पहले 15 दिन में लग जाए। और तीसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि जैसे 2 बूंदें हम पहले भी सुनते आए हैं पोलियो की, वो उसी तरह से है। ये तीनों वैक्सीन बच्चे के पैदा होते सार ही हम दे देते हैं, ताकि इनके खिलाफ बीमारी से लड़ने की शक्ति बननी शुरू हो जाए बॉडी में। और उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे वैक्सीनेशन किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना समझा देते हैं पब्लिक को। और उसके बाद 9 महीने पे और 1.5 साल पे वैक्सीनेशन होता है। और 9 महीने पे एक विटामिन ए की डोज दी जाती है 1 ml, वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1.5 साल पे 2 ml, और 1.5 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र में हर 6-6 महीने बाद वो 2-2 ml डोज विटामिन ए की देनी है। ये सारी चीज़ें सरकारी तौर पे फ्री दी जाती हैं। 5 साल के बाद जो टीका है वो टेटनस और डिफ्थीरिया का टीका लगता है 10 साल पे और 16 साल पे। तो पहले 5 साल में 7 विजिट्स हैं, उसमें से 1 विजिट तो वो बर्थ टाइम वाली हो गई। उसके अलावा 6 बारी और आके आपका मेजर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है। 11 बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, और ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री प्रोवाइडेड है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों में हेजिटेंसी है, जी बच्चे को बुखार हो जाएगा, टीका लगवाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि ये 1 दिन का, 1.5 दिन का बुखार है, ये हमें ये भी बताता है कि टीका असर कर रहा है। अब ये सोचो कि अगर आप ये 1 दिन के बुखार से डर के टीका नहीं लगवाते, और भगवान ना करे कि आपके बच्चे को इनमें से कोई भी बीमारी हो जाए, तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी, कितना खर्चा होगा, परेशानी होगी। वो सबसे बचाव है सिर्फ टीके से। और हमारे देश ने तो बहुत बड़ी विजय पाई है पोलियो के ऊपर। जी जी बिल्कुल। अब तो आई थिंक इंडिया पोलियो फ्री हो इंडिया पोलियो फ्री है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं जी पोलियो की आप दवाई पिलाते भी हैं, इंजेक्टेबल भी लगता है। वो इसीलिए लगता है कि आसपास में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक्टिव वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस आते रहते हैं हर साल। तो क्योंकि हमारे क्रॉस बॉर्डर आवाजाही चलती रहती है, तो इसलिए हमें उससे बचाव के लिए अपने देश के बच्चों को अभी भी डोजेस देनी पड़ रही हैं। कितनी दर्दनाक और कितनी फिजिकली हैंडीकैप करने वाली ये बीमारी है, जिससे बच्चे की एक टीके से अगर जान बच सकती है। ये प्रॉब्लम, वो तो मैम अगर पोलियो हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग ही परेशानी है बच्चे को। तो अगर एक सिंपल से वैक्सीन से बचाव हो सकता है तो हम क्यों ना करवाएं। एक अपाहिज बच्चे की लाइफ सोच के अगर हम देखें तो कितनी मुश्किल है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। जी, मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब लोग क्यों इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, और जो कंट्रीज़ ने अभी तक इसके ऊपर नहीं विजय पाई, वो देश क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट करके अपने देशों को भी अच्छी तरह उससे निजात पा ले। वैक्सीन ऐसे, जब हमारे को तो ये दिखता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री है, बट ऐसे वैक्सीन आर वेरी कॉस्टली। इनका बनाना और इनका सप्लाई करना सभी बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और जहाँ पे जाके बेनिफिशियरी को या बच्चे को लगता है, उस सारे प्रोसेस में उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे को जैसे वैक्सीन जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से बाई एयर लिफ्ट होती है, 4 जगह पे इंडिया में आती है जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ से एयर कंडीशन गाड़ियाँ स्पेशल होती हैं वैक्सीन वैन्स, उनमें आगे आगे जाती है। करनाल से हमारी वैक्सीन आती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट पे लाके फिर हम आगे ब्लॉक्स को देते हैं। फिर कोल्ड चेन पॉइंट एक चीज़ होती है जहाँ पे वैक्सीन स्टोर होती है। सो देयर आर 48 कोल्ड चेन पॉइंट्स इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उन सब पे जाके वैक्सीन को सप्लाई करना, वो सारा ही अंडर रेफ्रिजरेशन है। अगर कहीं पे कोई पावर कट आ गया, कुछ हो गया, उसको इमीडिएटली कोल्ड बॉक्सेस में शिफ्ट करके किसी दूसरे कोल्ड चेन पॉइंट पे ले जाना, वो भी सारा कुछ प्लान आउट सब करके रखना पड़ता है। क्योंकि वैक्सीन ऐसी चीज़ है कि अगर एक बारी उसको एक्सपोजर मिल गया, गर्म हो गई, टेम्परेचर हाई को एक्सपोज होगी, वो वेस्ट हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट।
बिकॉज इट्स एज सच वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ फॉर द पब्लिक। अगर पब्लिक की चीज़ है, अगर हम ही उसका देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। और हर एक इंडिविजुअल वायल के ऊपर कोडिंग होती है, कलर चेंज से पता चल जाता है कि इसको हीट लग तो नहीं गई है, ये ख़राब तो नहीं हो गई है। सो वी हैव टू चेक कि अगर वो सही है तभी हम उसे एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी बच्चे को। किसी भी सूरत में वैक्सीन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट विल बी फेलियर ऑफ ड्यूटी एंड नेशनल लॉस। बिल्कुल मैम, इट्स अ नेशनल लॉस फॉर एवरीबॉडी। सीमा जी, कुछ ऐसे वैक्सीन्स मैंने सुने हैं, जैसे आई डोंट नो, बड़ी रिसेंटली सुनने में आ रहे हैं कैंसर का वैक्सीन। कैंसर का ऐसे कि मैम सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV उसे शॉर्ट में कहते हैं हम। वो आइडियली 9 to 13 ईयर्स ऑफ एज में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को रिकमेंडेड है 2 डोजेस 6 महीने के वक्फे पे। अगर 13 से अबव एज हो जाए फिर 3 डोजेस लगती हैं, और 45 ईयर्स की एज तक उसको दिया जा सकता है। लेकिन वो गवर्नमेंट शेड्यूल में अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। इट्स अ वेरी कॉस्टली वैक्सीन, उसकी रेंज भी बहुत है, अलग अलग ब्रांड्स की 2000 से लेके 10,000 से भी अबव तक जाता है। लेकिन रोल तो है उसका प्रिवेंशन में, जो जेनिटल एरिया के कैंसर्स हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का भी लिवर कैंसर से बचाव में कुछ हद तक रोल है। तो हेपेटाइटिस का तो गवर्नमेंट की तरफ से राइट फ्रॉम बर्थ स्टार्ट्स। अच्छा, बर्थ के टाइम से ही हेपेटाइटिस स्टार्ट हो जाता है। विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ फर्स्ट डोज दे दी जाती है। और ये रेबीज और वो एंटी रेबीज और ये सब भी कितने सारे हाँ जी, vaccines अब तो मैम आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जैसे हमारे पास 73 आम आदमी क्लिनिक्स हैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। वी हैव प्रोवाइडेड एंटी रेबीज वैक्सीन एट ऑल दीज क्लिनिक्स। तो जहाँ पे भी कहीं कोई भी केस है कोई डॉग बाइट का, वो नियरेस्ट आम आदमी क्लिनिक से जाके भी अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक तरह से अटेंशन पे कर रही है, जी, और जी। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। हाँ जी, अभी हमने रिसेंटली सारे मेडिकल ऑफिसर्स जो आम आदमी क्लिनिक्स पे हैं सबकी इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आयोजित की थी। तो तब कि सबको क्लियर हो कि किस कंडीशन में कितनी डोजेस देनी है, किस तरह से उसको हैंडल करना है। बिकॉज कुत्ता काटने में सिर्फ एंटी रेबीज़ वैक्सीन का ही रोल नहीं, सबसे ज़्यादा रोल है वॉशिंग ऑफ द वुंड। अच्छा। जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे 15 से 20 मिनट बाय वॉच, ये नहीं कि एक अंदाज़ा सा ले लिया जी बहुत देर होगी, एटलीस्ट 15 मिनट्स की प्रॉपर वॉशिंग विद सोप एंड रनिंग वाटर। अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है ताकि उसी टाइम हम वायरस को क्लियर करने में कोशिश करें। मैक्सिमम वायरस को। अगर और थोड़ा समय भी बीत गया हो, कुछ टाइम बीत चुका हो बाइट को, तो भी कर सकते। बिल्कुल मैम, जब भी आपके पास डॉग बाइट का आ गया पेशेंट, आपने उसका हमने ट्रीटमेंट शुरू करना ही है। अगर बिल्कुल इंटैक्ट स्किन है, जस्ट सलाइवा ही टच हुआ है, या फीडिंग के टाइम जैसे कई बारी पेट्स होते हैं या कुछ है वो है, तब वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको भी क्लीन ज़रूर करना चाहिए। अगर छोटा सा भी वुंड हो गया है देन वैक्सीन इज़ अ मस्ट, बिकॉज रेबीज ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज तो है नहीं। अगर ये हो गई तो भी ये हो ही गई, फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत दर्दनाक है ये। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको डाउट भी है कि थोड़ा सा भी इंजरी है या कुछ है तो लगवा लीजिए, बिकॉज इट्स बेटर कि लगवा लो अनलेस कि आप रिस्क लो ना लगवाने का। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, कई बार सालों बाद भी लोगों को हो जाती है। And it's recommended for other animals also, like bats and squirrels and all. तो अगर जैसे कई बार होता है कि सोए पड़े हैं, कई लोग जैसे गांव में है या कहीं है आउटसाइड मतलब कोर्टयार्ड में सो रहे हैं कुछ है, तो सुबह अगर जैसे कोई डायबिटिक है उसको फील भी नहीं हुआ, उसने देखा कि इंजरी हुई है, पैर में काट गया या कहीं, तो अनलेस कि यू आर श्योर कि इट्स अ रैट, क्योंकि रैट से नहीं होती, तो अदरवाइज इट्स रिकमेंडेड कि यू गो फॉर द एंटी रेबीज वैक्सीन। और इसका कोई वैसे तो कोई हार्म नहीं है। अब तो मैम बहुत इजी हो गया है। कोई एक ज़माना था जब पेट में लगते होते थे, फिर इंट्रामस्कुलर पे है, अब तो जस्ट स्किन में लगता है, इंट्राडर्मल हो गया। अच्छा। और उसकी वॉल्यूम भी कम है और दोनों शोल्डर्स पे लगना है, 4 टाइम्स लगना है, मैक्सिमम 5 टाइम्स है। अगर लास्ट 90 डेज में आपको ऑलरेडी लग चुके हैं देन जस्ट 2 डोजेज आर रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, देयर इज नथिंग टू वरी, और इसका कोई रिएक्शन वगैरह भी नहीं होता आमतौर पर। अभी मैं जब आपको कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे आपने भी बताया कि आपका कोई एंटी डायरिया प्रोग्राम। हाँ जी मैम, ऐसे होता है कि ये रेनी सीजन में ना जुलाई एंड अगस्त में जनरली वी हैव अ स्टॉप डायरिया प्रोग्राम। इसमें बेसिकली हमें सभी फैमिलीज़ जहाँ पे 5 ईयर्स से कम के बच्चे हैं
वहाँ पे हम 1 to 2 पैकेट्स ऑफ ORS देते हैं, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ताकि अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को डायरिया हो जाए तो इमीडिएटली पेरेंट्स के पास वो ORS का पैकेट हो, वो 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर में उसको डिसॉल्व करके बच्चे को इमीडिएटली देना शुरू करते हैं। बिकॉज नॉट ऑल डायरियाज नीड एंटीबायोटिक्स, मैक्सिमम तो फ्लूइड की ही कमी होती है और वही जानलेवा होती है। अक्सर बीमारी डायरिया की, उससे इन्फेक्शन से बच्चे नहीं मरते, बच्चे पानी की कमी से मरते हैं। तो बेस्ट ये है कि ORS घोल के देना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें, इम्प्रूवमेंट हो जाए ठीक है। अगर लगता है कि फीवर हो रहा है या स्टूल्स नहीं हट रहे या ब्लड आ रहा है या कुछ है, फिर डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। और साथ में जब डायरिया हो तो एक जिंक की टैबलेट है, वो 14 डेज डेली 1 टैबलेट देनी ही है, इंस्पाइट की डायरिया ठीक भी हो जाए तब भी। तो ये स्टॉप डायरिया में 2 चीज़ें हैं, एक तो ORS और जिंक है, दूसरा है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, बिफोर मील्स, आफ्टर वॉशरूम। तो बच्चों को हम स्कूल लेवल पे भी सिखाते हैं, हमारी RBSK की टीम सिखाती है कि किस तरह से प्रॉपरली हाथ साफ़ करने हैं। इट्स नॉट जस्ट कि थोड़ा सा पानी लिया या टिप्स से धो लिए, प्रॉपर पूरा हैंड, नेल्स, बैक ऑफ द हैंड, रिस्ट तक अच्छे से वॉशिंग टेक्निक सिखाई जाती है। तो उसके हम IEC मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों को देख के भी अवेयरनेस हो, और सिखाया तो उनको जाता ही है कि किस तरह से धोने। क्योंकि अगर प्रॉपरली हाथ धो लेंगे तो काफ़ी हद तक डायरिया से बच जाएंगे। अगर आप प्रॉपर साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई मक्खी मच्छर का एक्सपोजर नहीं हुआ, तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर डायरिया। और मोर ओवर पानी जो है वो ज़रूर साफ़ पीना चाहिए, खास करके बरसातों के दिनों में, क्योंकि जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में कहीं पे भी अगर दूसरा सीवेज वाटर मिक्स हो गया तो वो बहुत जल्दी डायरिया कॉज करेगा। सो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के साथ कोई ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं जो सम स्पेशल टिप्स? जी, मैं अपील करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, टाइमली करवाएं और संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्योंकि अगर हम बीच में कुछ डोजेस छोड़ देंगे तो उससे पूरी तरह से बीमारी से बच्चा नहीं बच पाएगा, हो सकता है उसको वो बीमारी हो जाए। और जिस जिस समय पे जो टीका लगना निश्चित है उसी समय पे लगवाया जाए तो उसका सबसे अच्छा इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद सेटल किया होता है कि कौन सी बीमारी का टीका किस किस उम्र पे लगना है, कितनी बारी लगना है। तो वो सारा शेड्यूल हमारा उसी तरह से ही हम फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। और वो 1 दिन 2 दिन के बुखार से कभी भी डर के आप टीके से परहेज़ ना करें, क्योंकि वो बुखार यही बताता है कि टीका असर कर रहा है और उस बुखार से कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके लिए साथ में हम पैरासीटामोल का सिरप भी देते हैं बच्चे के लिए। और अगर कभी सूजन या दर्द हो टीके वाली जगह पे, तो सिर्फ छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का रुमाल में या किसी कपड़े में लपेट के लगाना है, सेक कभी भी नहीं देना किसी भी टीके वाली जगह पे। और साथ ही मैं जो नई माएँ हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जन्म देने से जितनी जल्दी हो सके अपनी फीड, अपना दूध देना शुरू करें बच्चे को, और पहले 6 महीने सिर्फ माँ अपना ही दूध दें। कोई भी एक्स्ट्रा जूस, दूध, किसी भी तरह का पानी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे गर्मी है, सर्दी है, हम चाहे पानी जितनी बारी भी पीते हैं, लेकिन बच्चे के लिए जितनी पानी की आवश्यकता है वो माँ के दूध से उसे पूरी हो जाती है। और 6 महीने के बाद धीरे धीरे उसको सेमी सॉलिड से शुरू करके सॉलिड फूड तक ले जाएं। बाय 2 साल की उम्र तक उसको दूध से काफ़ी कम करके नॉर्मल खाने पे ले जाएं। क्योंकि हमारे देश में कई बार होता है कि बच्चा 2 साल का हो गया होता है, वो 2 किलो दूध ज़रूर पी रहा होता है, लेकिन वो ना रोटी सब्ज़ी दाल चावल कुछ नहीं खा रहा होता। माँ को ये खुशी होती है जी मेरा बच्चा तो दूध पी रहा है, सुबह दोपहर शाम रात दूध पी रहा है। वो अकेले दूध से उसको वो पोषण नहीं मिल सकेगा जो 2 साल की उम्र में बच्चे को चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, फल, सब्जी, दाल, चावल, सब तरह से जो घर में खाना बनता है वो ही दें। कोई इतना नहीं है कि कोई हमें इंपोर्टेड फ्रूट्स ला के बच्चों को खिलाने की ज़रूरत है, कोई बहुत महंगी चीज़। जो सीज़न का फल सब्जी है आपके घर में है वो धीरे धीरे बच्चे को दें। और पहले शुरू के कुछ महीनों में उसे अच्छी तरह से फेस के या मैश करके दें, ताकि बच्चे को उसको swallow करने में, लगाने में दिक्कत ना हो। जैसे हमारे लिए मटर का दाना कुछ नहीं है, लेकिन एक 6 महीने के बच्चे को हमें उसको भी बिल्कुल मैश करके फेस के देना है। अगर केला भी है, छोटा सा पीस लेके उसको 2 चम्मच दूध में डाल के अच्छे से मैश कर लो, ताकि वो आपको अलग से दिखना ही बंद हो जाए, उस तरह से देना। और बिल्कुल 1-2 चम्मच से शुरू करना। ये ना हम सोचें कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो वो आधी कटोरी दाल खा लेगा, उस तरह से नहीं है। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, एक एक आइटम करो, 2-4 दिन एक चीज़ दो, उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, उसको ठीक लगे,
उसको पचना शुरू हो जाए वो चीज़, फिर हम धीरे धीरे और इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अकेले दूध पे प्लीज़ बच्चों को मत रखिए, उससे बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन के केसेस आते हैं कि देखने में बच्चा आपको लगेगा ही नहीं कि वो 2 साल का है, और वो दूध इतना पी रहा होता है कि मतलब पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन दूध इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द डाइट। नहीं भी पिएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसे वेरीड तरह का खाना हमें ज़रूर देना चाहिए, जिसमें दालें, सब्जियाँ, अनाज सब तरह के वो आने चाहिए। और मदर्स मिल्क जो है वो पहले 6 महीने तो एक्सक्लूसिवली ही थी। उस टाइम पे मतलब हमने तो कई बार देखा है लोग 6-6 महीने के बच्चे को चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं, क्योंकि मार्केटिंग है, सब जगह बच्चों को दिख रहा है, बाकी बच्चे खा रहे हैं, दे ऑल्सो वांट कि हमें दिखाओ, दो कोल्ड ड्रिंक दो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं देना है छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बननी है तो हमें उनको मदर्स मिल्क पे फर्स्ट 6 मंथ्स अप टू 2 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं। गुड, हाँ, हेल्दी फूड देना चाहिए, फ्रेश फूड दो, हेल्दी दो, सीजनल फूड दो, जो भी। डॉक्टर साहब और कोई ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स जिनके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? मैम सर्दी के महीनों में निमोनिया की बीमारी काफ़ी हो जाती है, उसके लिए हमारे एक प्रोग्राम चलता है, सोशल अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव्स टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस उसको शॉर्ट में कहते हैं। उसमें यही है कि बेसिकली पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें लग सकता है कि शायद निमोनिया है बच्चे को। सांस बहुत तेज़ चलनी या सांस लेने में बच्चे को मुश्किल होनी, उसका बुखार ना हटना नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह देने से, या बच्चा बेसुध होता लगे, फीड ना ले रहा हो, तो ऐसे में हमें निमोनिया का शक सोचना चाहिए और उसे जल्दी किसी भी हॉस्पिटल या बच्चों के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, क्योंकि निमोनिया अगर हो गया है तो वो घर पे बैठे हुए इलाज उसका नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसमें इंजेक्शन वाले एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ही दिखाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो बच्चे को लेके जाओ हॉस्पिटल, और 2 चीज़ों का ध्यान रखो कि उसको भूखे पेट मत लेके जाओ। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग की उम्र में है तो उसको मदर फीड दे के ले जाए, अगर वो खाना खाने लग गया है या कुछ भी और ले सकता है तो उसे कुछ ना कुछ खिला के पिला के लेके जाओ। और दूसरी चीज़ है कि उसको प्रॉपरली रैप करके वार्मथ में लेके जाए, क्योंकि एक तो उसको निमोनिया है, ऊपर से हम उसको भूखा ले गए, उधर से उसकी शुगर कम हो जानी है। अगर प्रॉपरली रैप नहीं करके गए, टेम्परेचर लो हो गया, वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए फीड दे के लेके जाओ और उसको प्रॉपरली रैप करके वार्मथ में लेके जाओ। और सर्दियों में जैसे सुबह सुबह बच्चों को नहलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसको आप 10-11 बजे तक जब धूप निकला है उस टाइम नहला लो, अनलेस कि मदर इज़ वर्किंग या उसे बहुत ज़रूरी है जाना। उसमें भी डेली नहीं भी बात होगी, उसको प्रॉपरली स्पॉन्जिंग करके कपड़े चेंज कर दें, दैट इज़ गुड इनफ। उससे एटलीस्ट बच्चे का शरीर साफ़ हो जाएगा, ठीक रहेगा, वो सर्दी से बचा रहेगा। अनलेस कि अगर हम उस अर्ली मॉर्निंग उसको नहलाते हैं और एक्सपोजर सर्दी का हो गया तो उससे फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना नुकसान कर लेंगे। तो और अगर कोई भी बच्चे का किसी के भी कोई पैदाइश पे कोई नुक्स है बॉडी में, कोई जन्म पे अंधापन है, बहरापन है, या कोई फीट उसके प्रॉपरली लाइंड नहीं है, कोई और ऐसे जन्म के दौरान जो नुक्स हैं वो अगर हैं तो काइंडली आप हॉस्पिटल में, हमारा DEIC सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट करिए। इवन अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है जो पैदाइशी तौर पे बच्चों के दिल में किसी में छेक है या उनके प्रॉपर बनतर नहीं है, तो उन सब चीज़ों का इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करवाया जाता है। एक बीमारी आपने शायद सुनी होगी, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, जिसमें ऊपर वाला होंठ कटा हुआ होता है, कई बार तालू भी कटा रहता है, तो उसमें बच्चों को फीड लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। इन सब का इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। डॉक्टर साहब ये जो अगर होल इन द हार्ट है जैसे आपने अभी कहा, तो इसके क्या लक्षण हैं? इसमें हम कई बार ये बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो जैसे फेलियर टू थ्राइव सा लगता है, या कई बार ब्लूनेस भी हो जाती है। तो जब भी बच्चे के डॉक्टर के पास हमने इसीलिए एक रूल रखा है कि जब वैक्सीनेशन के लिए बच्चा आता है तो वो पहले बच्चों के माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, स्लिप बनवा के वो प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ जी इसके ये वैक्सीन लगेगा। उसका ये फ़ायदा है कि उस टाइम पे बच्चा एग्जामिन हो जाता है, ताकि उसको ऐसा कुछ भी है तो वो स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। तो इसका इकोकार्डियोग्राफी वगैरह भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है, पेरेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, रेफ़र होके लोकल जो भी नियरेस्ट स्कैन सेंटर है वहाँ से गवर्नमेंट के खर्चे पे करवाया जाता है, और ट्रीटमेंट भी इनका फ्री हो जाता है।
ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि कई लोग कहते हैं कि होल इन द हार्ट था, पर जाके 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में पता चला। नहीं मैम, क्योंकि इसीलिए detect ही नहीं वैक्सीनेशन से होता था पहले हम पहले। कोशिश ये करते हैं कि बच्चा एग्जामिन हो जाए, अच्छी ताकि तरह। अगर बाई चांस उसको फीवर वगैरह कुछ ज़्यादा है, उसको नहीं भी वैक्सीन देना, तो उस स्टेज पे वो हम उसको बता दें कि आप नेक्स्ट वीक आके लगवा लीजिएगा। और ख़ास करके ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में जमांदरू जो है हार्ट के डिजीज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, खास करके होशियारपुर मे हमारे बी कि district में। डिटेक्शन रेट हमारा अच्छा है, हमारी टीम्स प्रॉपरली काम कर रही हैं, मे बी यहाँ पे वैसे डिजीज़ ज़्यादा है, ये नहीं अभी एग्जैक्टली हम कह पाएंगे, बट ऑलमोस्ट हफ्ते में 5-6 केस रेफ़र होते हैं हमारे। डॉक्टर सीमा जी, यही आपसे समझा हमने कि प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ बेटर देन क्यूरेटिव, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसके हम सारे वैक्सीनेशन के लिए तो मैम ये vaccinations ले लें, बिल्कुल ही ठीक बैठती है कि हर तरह की प्रिवेंशन ही प्रिकॉशन बेटर। ले लें, तो उससे दैट इज़ मच बेटर, और ना केवल अपने लिए पर अपने बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए भी। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।